नमस्कार। कभी सोचा है कि हम हजारों साल पहले के भारत के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? आज हम सब मिलकर एक तरह से जासूस बनने वाले हैं और उन सुरागों को खोज निकालेंगे जिनका इस्तेमाल इतिहासकार हमारे अतीत को फिर से जिंदा करने के लिए करते हैं। यही तो असली रहस्य है ना? गुजरे हुए वक्त को फिर से बनाना एक ऐसे केस को सुलझाने जैसा है जिसमें कोई चश्मदीद गवाही नहीं है। तो सवाल ये है कि इतिहासकार आखिर ये करते कैसे हैं? वो ऐसा कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे वो समय में पीछे झांक पाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हमारा सबसे पहला सुराग छिपा है लिखे हुए शब्दों में। ये वो कहानियां हैं, वो कानून है और वो सोच है जो हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए हैं, और यही हमें सीधे उनकी दुनिया में झांकने का एक मौका देते हैं। भारत के जो सबसे पुराने साहित्यिक सुराग हैं वो है धार्मिक ग्रंथ, जिन्हें हम वेद कहते हैं। ये वो बुनियादी ग्रंथ है जो हमें प्राचीन भारत के समाज और उसकी संस्कृति की पहली झलकियां दिखाते हैं। और हाँ, भारतीय परंपरा में तो वेदों को नित्य और अपौरुषेय माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना किसी इंसान ने नहीं की है। और कमाल की बात यह है कि ये ग्रंथ बहुत ही व्यवस्थित हैं। देखिए, 4 मुख्य वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हर वेद के अपने अलग व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं, जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इन्हें गद्य में इसलिए लिखा गया ताकि वेदों की जो मुश्किल बातें हैं उन्हें आसानी से समझा जा सके। और हाँ, ये ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाजों के बारे में नहीं है। ये हमें उस समय के सामाजिक मूल्यों के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। मिसाल के तौर पर शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, यानी उसका आधा अंग। इससे ये पता चलता है कि कुछ मामलों में महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता था। लेकिन देखिए, इतिहास कभी भी सीधा सरल नहीं होता। मैत्राणी संहिता जैसे दूसरे ग्रंथ एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें स्त्री को जुए और शराब की तरह एक बुराई बताया गया है। तो मतलब ये है कि ये स्रोत काफी पेचीदा हैं और कभी-कभी एक दूसरे के उलट भी। इतिहासकारों को सच जानने के लिए इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और हमारे लिखित सुरागों का ये जो खजाना है, वो सिर्फ वेदों तक ही सीमित नहीं है। हमारे पास पुराण हैं जो हमें मौर्य, गुप्त और आंध्र सातवाहन जैसे राजवंशों के बारे में बताते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथ हमें एक अलग नजरिया देते हैं। और फिर कल्लण की राजतरंगिणी जैसा धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी है, जो कश्मीर का एक सिलसिलेवार इतिहास हमारे सामने रखता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन सुरागों की जिन्हें हम असल में छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये वो ठोस सबूत हैं जिन्हें पुरातत्वविद जमीन के नीचे से खोज कर निकालते हैं। आप कह सकते हैं कि ये इतिहास के असली पैरों के निशान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जो वक्त की मार झेल कर भी बची रहीं, जैसे कि शिलालेख, सिक्के, पुराने स्मारक और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें। ये हमें उन आम लोगों के बारे में भी बताती हैं जिन्होंने शायद कोई लिखित रिकॉर्ड पीछे नहीं छोड़ा। और इससे पता चलता है कि ये सुराग कितने पुराने हो सकते हैं। सोचिए, एशिया माइनर में बोगस कोइन नाम की जगह पर 1400 ईसा पूर्व का एक शिलालेख मिला है, जिसमें इंद्र, मित्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं का जिक्र है। ये सच में हैरान करने वाली बात है। शिलालेख, जिनकी पढ़ाई को एपिग्राफी कहते हैं, वो एक तरह से पत्थर पर लिखे गए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। ये हमें शासकों, उनकी जीतों और उनके साम्राज्य के बारे में सीधे सीधे जानकारी देते हैं। चाहे वो समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख हो या खारवेल का हाथीगुम्पा अभिलेख, ये इतिहास की वो गवाही हैं जो मिट नहीं सकती। सिक्के भी अपनी अलग ही कहानियां सुनाते हैं, पता है? सबसे पहले जिन सिक्कों पर लेख लिखे गए थे वो यवन शासकों ने जारी किए थे, और ये हमें सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं बताते। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके संगीत के प्रति प्रेम का एक बहुत ही खूबसूरत सबूत है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी तरह के सुराग पर, यानी विदेशी यात्रियों की आंखों से देखा गया भारत। ये हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं जो ये समझने के लिए बहुत कीमती है कि उस समय दूसरे लोग प्राचीन भारत को कैसे देखते थे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन यहाँ आया था। हमारे पास यूनानी राजदूत मेगस्थनीज हैं, जो मौर्य दरबार में थे। फिर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान और ह्वेनसांग आए, और बाद में अरबी विद्वान अल बिरूनी भी। हर किसी ने अपने समय के भारत की एक तस्वीर छोड़ी है। और जाहिर है, हर यात्री ने वही लिखा जो उसे दिलचस्प लगा, जो उसकी अपनी सोच और दिलचस्पी को दिखाता है।
मेगस्थीन्स ने अपनी किताब इंडिका में मौर्य समाज और प्रशासन पर फोकस किया। सदियों बाद फाहियान ने गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा, लेकिन उनका मुख्य ध्यान बौद्ध धर्म पर था। उनके नजरिए उनकी अपनी पृष्ठभूमि से तय होते थे। तो अब हमारे पास 3 तरह के सुराग हैं: लिखित, पुरातात्विक और विदेशी। असली जासूसी का काम तो तब शुरू होता है जब इतिहासकार इन सबको एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इतिहास लिखना कोई आसान काम नहीं है। इसमें सारे सबूतों को इकट्ठा करना, फिर हर स्रोत की जांच करना कि वो कितना भरोसेमंद है, और फिर सबको एक दूसरे से मिलाना शामिल है ताकि ये देखा जा सके कि बातें मेल खाती हैं या नहीं। सिर्फ उसके बाद ही एक भरोसेमंद कहानी तैयार हो पाती है। मौर्य साम्राज्य इसका एक शानदार उदाहरण है। देखिए, हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो एक साहित्यिक स्रोत है और हमें प्रशासन के बारे में बताता है। फिर मेगस्थनीज का विदेशी ब्यौरा है, जो हमें समाज के बारे में बताता है। और फिर हमारे पास अशोक के शिलालेख हैं, जो देश भर में मिले पुरातात्विक सबूत हैं और हमें सम्राट की नीतियों से रूबरू कराते हैं। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो हमें एक अविश्वसनीय रूप से साफ तस्वीर मिलती। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी अक्सर हमें एक ठोस जमीन देता है। साहित्यिक स्रोतों में बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जा सकती हैं या उनमें किसी का पक्ष लिया जा सकता है, लेकिन एक शिलालेख या एक सिक्का ठोस सबूत होते हैं। वे लिखित ग्रंथों में कही गई बातों को या तो सही साबित कर सकते हैं या उन्हें चुनौती दे सकते हैं, इसीलिए वे इतने महत्वपूर्ण हैं। तो आखिर में ये जो पूरी ऐतिहासिक जासूसी है, ये सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं है। ये इस बारे में है कि हम ये समझें कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। क्योंकि देखिए, इतिहास अतीत की कोई एक तय कहानी नहीं है। ये तो पीछे छोटे सुरागों के आधार पर लगातार होने वाली जांच और व्याख्या की एक प्रक्रिया है। हर नया सुराग हमारी समझ को बदल सकता है और हमें अतीत को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, भविष्य के पुरातत्वविद हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स, हमारी इमारतों और हमारे आज की चीज़ों को देखकर हमारे समाज के बारे में क्या कहेंगे? हम आज जो सुराग पीछे छोड़ रहे हैं, वे हमारी कहानी कैसे बयां करेंगे? इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।